अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तैयब साहब। हम जब भी जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो जनूबी पंजाब के नाम के साथ ही हमें यहाँ की जो दही ज़िंदगी है उसके जो मनाज़र हैं हमारी आंखों के सामने आना शुरू हो जाते हैं। और जब हम दही ज़िंदगी की बात करते हैं तो वहाँ के जानवर, जो वहाँ का लाइफ स्टॉक है, उसकी अगर हम बात ना करें तो हम थोड़ी सी कंजूसी की बात करेंगे। और ख़ास तौर पर इस इलाके का एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है और एक सेक्टर है, हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे लाइफ स्टॉक की, चोलिस्तान के लाइफ स्टॉक की, कि आखिर ये किस तरह फल फूल रहा है, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर जब से सेक्रेटेरिएट का अनाउंस हुआ है और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक और डीजी लाइफ स्टॉक बाकायदा तौर पर बहावलपुर में बैठना स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद से क्या क्या तब्दीली आई है, इन तमाम चीज़ों का आज हम अहाता करेंगे और चीज़ें समझने की भी कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर जो रोही के देखने वाले हैं उनको जो न्यू चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डीजी लाइफ स्टॉक हमारे साथ मौजूद है, मंसूर अहमद साहब। सर, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर, कैसे देखते हैं आप हमारे जो लाइफ स्टॉक को, ख़ासतौर पर चोलिस्तान के लाइफ स्टॉक को? पहले इसके हवाले से हमें बताएं कि आखिर ये चोलिस्तान का लाइफ स्टॉक और जो दूसरा लाइफ स्टॉक है इसको अलग अलग क्यों किया गया है? जनूबी पंजाब पूरे पंजाब का 44 to 45% लाइफ स्टॉक का ओनर है। और इसी तरीके से डिपार्टमेंट के रिसर्च स्टेशन और डिपार्टमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और HR है वो भी खासी मिकदार में है। मगर हुकूमत पंजाब लाहौर और हुकूमत पंजाब बहावलपुर ये वन एंड द सेम थिंग है। और हम हुकूमत पंजाब की पॉलिसीज को लेकर सामने आ रहे हैं। और सुबह जो जनूबी पंजाब का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाने का मकसद ये था कि लोगों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी, उनके होम स्टेप के ऊपर उसकी डिलीवरी रिफॉर्म्स को बेहतर किया जाए। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के हवाले से मैं आपसे ये कहूँगा कि हमने जो तक अब तक किया है, CPEC का रूट है, सोशो इकोनॉमिक सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स है, ग्रेजिंग लैंड्स है, इट इज द लैंड ऑफ डेजर्ट्स, इट इज द लैंड ऑफ रिवर्स। यहाँ पर लाइफ स्टॉक जो है 80% लोगों की सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो लाइफ स्टॉक पर है। वो लाइफ स्टॉक ना सिर्फ उनकी इनकम जनरेशन को सर पूरा करती है बल्कि उनकी घर की ग़िज़ाई ज़रूरत को भी पूरा करती है। लिटरेसी रेट कम है, एजुकेशन कम है, लोग लाइफ स्टॉक के बारे में साइंटिफिक इंटरवेंशन करने के लिए चल रही हैं, सारी की सारी इंटरवेंशन करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। इस वक्त जो हम चोलिस्तान में जो हमारी एक्टिविटीज़ चल रही है, बहावलपुर डिवीजन को हुकूमत पंजाब ने 3.5 अरब रुपए की खतीर लागत खर्च करके आलमी इदारा खुराक व ज़राअत उसके FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के साथ एक यूनिलेटरल ट्रस्ट फंड के जरिए FMD फ्री जोन बनाने का एक इरादा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सहमति रोज कंप्लीट हो गई। अगर आप पूरे चोलिस्तान में या बहावल नगर के घर घर पे जाए तो वहाँ पर हर घर का मार्का लगा हुआ है कि यहाँ पे वैक्सीन लगी है, यहाँ वैक्सीन हो गई है और इनकी लोगों की ट्रेनिंग हो गई है। सर, ट्रेनिंग कैसे, मतलब कि उन्होंने जानवरों को रखना कैसे है या वैक्सीन कैसे लगानी है? 4-5 चीजें। एक तो फुट एंड माउथ जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमारी लोकल इस्तिलाह में है कि फार्मर मर जाता है, जानवर जिंदा रहता है। अच्छा। क्योंकि जानवर का प्रोडक्शन लॉसेज इतने ज्यादा है FM, और ये पूरी दुनिया का इशू है, पाकिस्तान का इशू नहीं है। अच्छा। चंद एक या 2-4 गिनती के ममालिक का जो FMD फ्री है, सही है। ये म्यूटेट करता है, ये RNA वायरस है। मतलब ये पोलियो की तरह है ये RNA वायरस है, ये RNA ये म्यूटेट करता है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जाता है तो म्यूटेशन हो जाती है। उसको जो है आलमी इदारा आलमी इदारा जो है हमारा खुराक ज़राअत और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के हवाले से एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले महीने आपके नोटिस में भी है और आपने क्रिटिकली इसको बहुत ज़्यादा चेक किया है, आपके चैनल का भी खासी हम फोकस में थे और इंशाअल्लाह ताला हम इसको पसंद करते हैं कि 7th डोज हमने कंप्लीट कर लिया। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये है कि व्हेन यू विल थर्ड पार्टी वैलिडेशन होगी, When you will complete the 10th doses, 10 डोजेज जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू वर्ल्ड को अनाउंस करेगी कि हमारा बहावलपुर डिवीजन जो है FMD फ्री है, कम है। आप अपने प्रोडक्ट्स में 10 डोजेज जब लग जाएंगी, आप दुनिया को तो अनाउंस कर देंगे कि आपके पास यहाँ पर आए चेक करें, लेकिन आप उन जानवरों को कैसे रोकेंगे जो दूसरे अजला से, दूसरे डिवीजन से बहावलपुर आ रहा है, शायद वही बीमारी लेके आ रहा है, आपकी सारी मेहनत ज़ाया है। ये बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड और बड़ा फर्टाइल क्वेश्चन है। ये हमारे पास तकरीबन 11 से 54 किलोमीटर की एक पट्टी है जिसमें ऑलमोस्ट हाफ हमारे पास
एक नेचुरल बाउंड्री अवेलेबल है, जिसमें एक तरफ से मोटरवे है और दूसरी तरफ से इंडियन बॉर्डर है। रेस्ट ऑफ द एरिया जो ओपन है उसके ऊपर चेक पोस्टिंग और क्वारंटीन पोस्टिंग के लिए हुकूमत पंजाब ने 1 अरब रुपए की लागत से एक एफएमडी कंट्रोल जोन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका PC2 कंसल्टेंसी अब हायर की जा रही है। जब 10th डोज हमारी मुकम्मल हो जाएगी तो इंटरनेशनल ऑडिटर्स आएंगे, वो यहाँ से आकर सैंपल्स लेंगे, पूरी वर्ल्ड में उसका स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ सर मैं अर्ज करता चलूं कि लाइफ स्टॉक की हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिशनल अपग्रेडेशन और ब्रीड इंप्रूवमेंट के ऊपर खासे हमारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में भी है, इनके ऊपर काम भी किया जा रहा है। चोलिस्तान क्योंकि कास्ट एंड क्रीड और माइग्रेटरी रूट है, माइग्रेटरी लाइफस्टॉक भी है और इधर से माइग्रेटरी रूट भी है। हमारे पास चीजें आती हैं, सिंध से आती हैं, बलूचिस्तान से यहाँ पे जानवर भी आते हैं, हमारे पास पूरे रिवर आते हैं। सर मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से अपने पाकिस्तान के किसान भाइयों और पूरी अपनी कौम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये 45 लाख के करीब बड़ा जानवर है हमारे पास बहावलपुर डिवीजन में, चोलिस्तान। ओके, ईच एंड एवरी एनिमल हैज टू बी वैक्सीनेटेड। ओके, जिसमें ऊंट भी शामिल है, भैंस भी शामिल है। सिर्फ गाय और भैंस की मैं बात कर रहा हूँ, ऊंट की बात इसमें नहीं। अदरवाइज इट इज मोर देन 8 मिलियन। ओके, ये उससे बड़ा है, उससे बड़ा चंक है, ये बहुत बड़ा चंक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी जो है, क्योंकि ये पब्लिक ये रजिस्टर्ड नहीं है, एनिमल फार्मर तो रजिस्टर्ड है, एनिमल रजिस्टर्ड नहीं है, एनिमल रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है या हम इसको काउंट कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया में एक ICAR स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें एनिमल की ट्रेसेबिलिटी और मूवमेंट कंट्रोल, ये 4 इंडिकेटर्स है एफएमडी फ्री जोन के। वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन, सर्विलेंस एंड सर्विलेंस, टाइट्रेशन, मूवमेंट कंट्रोल एंड एनिमल ट्रेसेबिलिटी। उसके लिए 3-4 जो है वो प्रोग्राम जो पूरी दुनिया में चलते हैं। RFID सिस्टम है, टैगिंग सिस्टम है, कोड ब्रांडिंग है, हार्ड ब्रांडिंग है। हार्ड ब्रांडिंग जो है वो चोलिस्तान के लोग करते हैं। अब इसके 2 डिफरेंट लाइफस्टॉक प्रोटेक्शन सिस्टम है, एक है कमांड एरिया का, एक है चोलिस्तान का। एनिमल के मूवमेंट के जो है ना वो ट्रेडिशनल, सर बहुत ज्यादा उनके पास जगह है, उनको फाइंड करना मुश्किल है, उनके पीछे पीछे जाना मुश्किल है। तो चोलिस्तान के जानवरों को वैक्सीनेशन के लिए क्या तरीका किया जाता है? क्या टोबे मुख्तस किए जाते हैं कि जब टोबों पे जानवर आएंगे पानी पीने के लिए वहां पर वैक्सीनेशन उनको लगा दी जाएगी, या आप जानवरों को चेज करेंगे, उनके पीछे पीछे जाएंगे, क्या करेंगे? 4.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, क्योंकि ये फ्रेजाइल फैक्टर है, एनिमल पैदा भी होता रहता है और स्लॉटर भी होता रहता है, सेल भी होता रहता है, इसलिए मैं 50,000 का कुशन ले रहा हूँ। 4.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 0.45 मिलियन टू 0.5 मिलियन के करीब लार्ज एनिमल है। ओके, ठीक है, और वो मोस्टली कैटल है। सही है। इनके लिए लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट की 12 मोबाइल वेटरी डिस्पेंसरीज है। ठीक है, एक डायरेक्टर है, ओके, एक डिप्टी डायरेक्टर है और 3 असिस्टेंट डायरेक्टर। इतने बड़े एरिया के लिए सिर्फ 12 सफिशिएंट, मैं ये समझता। अब क्योंकि मोबाइल सिस्टम को मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम अपनी FM की इन्वेस्टमेंट भी की है और डिजीज फ्री जोन की तरफ जा रहे हैं। आपने पर एनिमल कितने एनिमल्स के ऊपर आपने एक अपनी गाड़ी को वैक्सीनेट? ये ऑलमोस्ट 1,40,000 1,50,000 के करीब एक गाड़ी इतने जानवरों को मैनेज कर लेती है? एग्जैक्टली, वो हमारे सीजनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। टोबाज हमने रूट्स नोटिफाई किए हुए हैं, लोगों के साथ हमारा राब्ता है। लाइफस्टॉक ब्रीडर्स जो है वो हमारे ट्रेसेबल है, एनिमल ट्रेसेबिलिटी है। एनिमल जब माइग्रेट करता है यहाँ से टोबा टेक्शन तक, डिस्ट्रिक्ट लिया तक, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ तक, तो टैगिंग उसके ऊपर हुई है, वो उसकी अभी टैगिंग का प्रोसेस अगले साल से शुरू होगा। अच्छा। मैंने आपको अर्ज किया है कि अभी हमने 10 डोजें FMD की लगानी है और वायरल सर्कुलेशन को खत्म करना है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसके साथ साथ उसमें उनका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, मोबाइल वेटरी डिस्पेंसरी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अभी आपकी 7 डोजेज लगी हैं, अगर इस दौरान आपका कोई एनिमल जिसको डोजेज लगी हुई हैं वो किसी और जिले में चला जाता है, भागलपुर डिवीजन से बाहर चला जाता है, उसको जो डोजेज लगी हुई हैं वो तो जाया चली गई। जो वहां से और आएगा एनिमल, उसको वो पहले वाली 6 या 7 डोजेज नहीं लगी। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ये प्रोडक्शन लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए FMD प्रोडक्शन लॉसेस करती है। कैटल में 80% मिल्क ड्रॉप है और कैटल में 75 to 80% ड्रॉप पावर खत्म हो जाती है। ब्रीडिंग के इश्यूज सेपरेट है, मेमिलाइटिस के इशू और डिफरेंट सेकेंडरी इश्यूज सेपरेट है। जो एनिमल वैक्सीनेट होकर चला गया वो तो फार्मर को FMD वायरस के विक्टिम से बचा और वो फार्म को उसकी क्रॉप दे गया। बाकी जो नॉन वैक्सीनेटेड एनिमल आया उसके प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सर्विलेंस सिस्टम है। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ, बड़ी ऑनेस्टली बात बताता हूँ, ये इंटरनेशनली भी पता है।
2015-16 से लेकर अब तक जितनी हमने 60 डोजेस की, तो टोटल इस बहावलपुर डिवीजन में सिर्फ 2 केस रिपोर्ट हुए कि जो अनट्रेसेबल थे, जो जिनमें एफएमडी का वायरस और विक्टिम पाया गया। एक डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से आया और एक इस साल बहावलपुर में आया। हमने उसके प्रॉपर उसको फॉलो किया, जैसे पोलियो में फॉलो करते हैं, दूसरी कॉन्टेजियस डिजीज में, पेंडेमिक्स में जब फॉलो करते हैं, तो वो पता चला कि वो एनिमल बाहर से आए। अब जो एफएमडी कंट्रोल जोन और पंजाब लाइवस्टॉक एनिमल हेल्थ एक्ट अब एग्जीक्यूट हो गया है, मौजूदा हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि लाइवस्टॉक एक्ट आ गया, उसमें मूवमेंट कंट्रोल होगा, ब्रांडिंग होगी। इसके अलावा ब्रांडिंग से हमारा जो एनिमल है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। हमने अब क्या किया है इसके ऊपर, हमने लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट साउथ पंजाब ने फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच किया और फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारा, और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध को और हुकूमत सिंध को लिखा है कि आप डिस्ट्रिक्ट घोटकी का जो हरियाणा एरिया, आप इसको एफएमडी फ्री एरिया बनाएं, एंड दैट हैज बीन एक्नॉलेज्ड। उसका फायदा हमें भी पहुंचेगा, उसका फायदा नॉन वैक्सीनेटेड एनिमल हमारे जोन में नहीं आएगा। इसके अलावा दीपालपुर, हवेली, लखा से लेकर अक्रॉस सतलज के साथ साथ और इंडस के साथ साथ के जो हमारी तहसीलें और यूनियन काउंसिल है, उनको बफर जोन कहते हैं। उन बफर जोन में भी बेटा एक्टिविटी हो रही है। मगर मैं आज जो आपको जो बता, चोलिस्तान के लोग, इनकी जो ट्रेडिशनल एंड ब्रीडिंग है, उस ब्रीड की जेनेटिक कंजर्वेशन के लिए इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इनकी फार्मर्स एजुकेशन और इनको साइंटिफिक टूल्स पर लाना जरूरी है। ये अभी तक लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस। लेकिन सर मेरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका फिर यहीं पर आ गया है कि आपने इधर घोटकी की बात की है, आपने बफर जोन की बात की है। हमारा एक बहुत ही अहम डिवीजन है जो कि हमारा बलूचिस्तान के साथ लगता है, वो है हमारा डेरा गाजी खान डिवीजन। लिया है, तोंसा है, डेरा गाजी खान है, राजनपुर है और मुजफ्फरगढ़ जैसा बड़ा एरिया है उसके अंदर, और यहाँ पर भी लाइव स्टॉक की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और ख़ासतौर पर अगर हम डेरा गाजी खान के जो ट्राइबल एरिया है वहाँ की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो शीप एंड गॉट है उसकी भी एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। तो उन एरियाज़ को हम क्यों नहीं टारगेट कर रहे? हम सिंध की तरफ जा रहे हैं, हम बाकी बफर एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं, हम उस एरिया को क्यों नहीं देखते? वहाँ पर भी ज़रूरत है, बलूचिस्तान से चीज़ें वहाँ पर आती हैं, तो उसको भी देखना चाहिए वहाँ पर हमें। बहुत फर्टाइल और बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है आपका। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि एक रिपोर्टर इतना टेक्निकल क्वेश्चन कर सकता है। वेरी फ्रैंकली, अभी एफएमडी फ्री जोन से हटकर मैं बात करूंगा। डिस्ट्रिक्ट डीजी खान डिवीजन की तहसील राजनपुर की तहसील रुझान की चंद यूनियन काउंसिल जो है हमारे बॉर्डर पे है। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की अलीपुर तहसील हमारे बॉर्डर पे है। डिस्ट्रिक्ट लोधरा की लोधरा है, करोड़ और मैलसी की तीनों तहसीलें आती है, और पाकपतन की एक तहसील आती है, और ओकाड़ा की जो है ये तकरीबन 4.5 मिलियन के करीब हमारी पॉपुलेशन है। तकरीबन 1 मिलियन एनिमल और हो जाएगा। ये 5.5 मिलियन का फ्लीट का बंडल मुझ जैसे ना तो आपको कमजोर कर दोगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने बहुत सारी सरासर गुफ्तगू की है और बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं हमें आज सीखने को मौका मिला है, और ये भी पता चला है कि आखिर आने वाले दिनों में महकमा लाइव स्टॉक किन किन चीज़ों को मॉनिटर करने जा रहा है और हमारा टारगेट क्या है। चोलिस्तान में बहुत ज़्यादा जानवर हैं, इन जानवरों की इस वक्त राखी करने की ज़रूरत है, इनकी क्वालिटी की ज़रूरत है, ताकि हमारे पास जो गोश्त या दूध पैदा हो वो एक आला क्वालिटी का हो, जिसको हम खुद भी इस्तेमाल करें, बाहर भी भिजवाएं और ट्रेड मार्क के साथ भिजवाएं कि ये डिजीज़ फ्री है, इसमें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने डीजी साहब से तो बड़ी बातें की, उनसे हमने डिजीज़ फ्री जोन के हवाले से काफ़ी बातें की हैं, लेकिन अब सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो सर ये बताइएगा, ख़ास तौर पर आप लोग यहाँ पर सेक्रेटेरिएट के अंदर आ चुके हैं, एक बाकायदा सिस्टम संभाल लिया आप लोगों ने, लेकिन अभी तक वो जो एक हमें अख्तियारात नज़र आते हैं या ख़ास तौर पर जो एक डिलीवरी की पावर नज़र आती है वो हमें नज़र नहीं आ पा रही। कहा यह जा रहा है कि रूल ऑफ बिज़नेस जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुए, तो आखिर इसकी क्या वजह है, क्यों रुक रहे हैं, क्यों हमें जो सम्राट है इसके वो नहीं पहुंच पा रहे हैं? जी, अभी कैबिनेट ने, पंजाब कैबिनेट ने रूल ऑफ बिज़नेस अप्रूव कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल समरी की हो चुकी है, और वो रेगुलेशन विंग में कुछ जो उसके कुछ सेक्शंस हैं उसमें कोई चीज़ जो ड्राफ्ट गया था उसमें कोई मिसिंग है, जिसको रेगुलेशन विंग और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस जो है वो देख रहा है उसको। और होपफुली जो रात में हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें यही हमें बताया गया कि नेक्स्ट 3 और 4 डेज़ में
अप्रूवल हो जाएगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा। मींस बकायदा जैसे पुलिस अपने नोटिफिकेशन यहाँ से जारी कर रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है, वैसे हम भी करना शुरू कर जी, देंगे। रूल ऑफ बिजनेस के बाद ये होगा कि हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग, फाइनेंशियल और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में यहाँ के जो सेक्रेटरीज हैं साउथ, उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं साउथ पंजाब में पोस्टेड, उनके जो पर्सनल फाइल्स हैं और डिसिप्लिन उनके केसेस हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ से हुआ करेंगी और ट्रांसफर पोस्टिंग भी साउथ पंजाब सेक्रेटरीट से ही होगी। आने वाले दिनों में जो साउथ पंजाब सेक्रेटरीट के अंदर लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है, ये क्या करने जा रहा है, इनकी इनिशिएटिव्स क्या हैं, क्या सिमत मुतय्यन की है? जी, अभी हमने लाइफ स्टॉक का जो प्लान किया है आपस में बैठ के, तो उसमें हमने ये किया कि एक तो हम डिविजनल लेवल की जो हमारी लैब्स हैं उनकी हम अपग्रेडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं कि उनको पूरे 3 डिवीजन है हमारे पास की, डीजी खान की, मुल्तान की और बहावल की। उसके अलावा हमारा ये कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे हर डिस्ट्रिक्ट पे हमने बिजनेस एडवाइजरी इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश कर लिए, अपने ओन रिसोर्सेज से अभी उनकी ब्रांडिंग करा ली है। लेकिन उसमें जो आईटी इक्विपमेंट है उसकी अभी हमें ज़रूरत है, वो हम एडीपी में उसको ले आ रहे हैं स्कीम में। तमाम जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, तमाम जो आपके सेंटर्स हैं, वहाँ पर आईटी सिस्टम इंस्टॉल होगा और उसमें हम उस आईटी सिस्टम के थ्रू हम पब्लिक की, फार्मर्स की उसमें ट्रेनिंग कराया करेंगे। तो ट्रेनिंग किस सेंस में होगी उनकी कि वो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? उसमें हमारी ये कि जो हमारा वहाँ स्टाफ होगा वो उनको गाइड करेगा, क्योंकि कोई भी आदमी वहाँ जाता है और फार्मर जाता है और वो कहता है कि जी मैंने 50 जानवरों का फॉर्म बनाना है, तो वो उसको गाइड करेगा कि आपके एरिया स्पेसिफिक यहाँ कौन सी ब्रीड आप रखें, कौन सी ब्रीड आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी और उसके लिए उसको ज़्यादा फिजिबिलिटी, किस तरह के आप शेड्स बनाएं, कितने आपको एचआर ज़रूरत होगी, कितनी आपको लैंड ज़रूरत होगी, कितना आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, मतलब बिजनेस प्लान बना के देंगे। अच्छा, ब्रीड की आपने बात की है, तो हमारे पास ऐसी कौन सी लोकल ब्रीड्स हैं जो कि एक अच्छा पोटेंशियल रखती है, बेशक दूध के हवाले से हो या गोश्त के हवाले से हो? और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेटअप के ऊपर, तो गवर्नमेंट सेटअप में हम एक अच्छी ब्रीड तैयार करने के हवाले से क्या काम कर रहे हैं? जी, हमारे पास जो ब्रीड है हमारी इंडिजिनस ब्रीड, उसमें अच्छी ब्रीड में सहीवाल बहुत अच्छे पोटेंशियल की ब्रीड है। दूसरी हमारी चोलिस्तानी, ये मदर ऑफ कॉज है, इसकी जो बाहर की जो ग्री है आपकी ब्राज़ीलियन, उसकी भी मदर कॉ ये है चोलिस्तानी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं किया और उन्होंने जो है इन साइड ब्रीडिंग जो है वो करा के उसको उतना अच्छा उसका पोटेंशियल नहीं रहा, कमज़ोर हो गया जानवर, शॉर्ट स्ट्रक्चर हो गया है। तो अब हमने उसमें साउथ पंजाब के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो मेल हैं फॉर्म्स पे वो हम रोटेशन में 3 साल के बाद बाहर से मार्केट से अच्छे फार्मर से परचेज करके उनको रिप्लेस कराएं। और जो परचेज कैसे किए जाएंगे? मींस के आप अपने अच्छी नस्ल के उनको फराहम करेंगे, उनकी अच्छी नस्ल के खरीदेंगे? हम चेंज करेंगे, अपने भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने भी अच्छे हों और कहीं हमें बाहर से किसी फार्मर का, क्योंकि जो बल्क में हमारे पास सपोज 400-500 जानवर है उसमें उतना फोकस नहीं हो सकता। किसी अच्छे ब्रीडर ने अगर 1-2 जानवर बहुत अच्छे रखे हुए हैं तो हम उनमें से मेल कमेटी बना के मेल परचेज करके वो अपने फॉर्म्स पे नया ब्लड सप्लाई करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो उसकी एक नस्ल पूरी चेंज हो जाएगी? पूरी चेंज हो जाएगी। दूसरा ये है कि हम कलिंग पॉलिसी है कि जो जानवर अगर आपका लो प्रोडक्टिव है और आपको 2-3 साल के बाद उसके प्रोडक्शन के बाद आइडिया हो गया कि इसमें पोटेंशियल इतना नहीं है, तो उसको हम कलिंग पॉलिसी अपने स्ट्रिक्ट बना रहे हैं कि उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे ओपन ऑक्शन के थ्रू। सही। जो अच्छे जानवर होंगे प्रोडक्शन वाइज भी, फिनोटाइपिकली भी जो बेहतर होंगे वो जानवर हम रखेंगे और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं कि आप कहें कि 3 महीने के बाद इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, इसको मिनिमम 2-3 साल कि हम ये काम करने जा रहे हैं। इसी तरह हम चोलिस्तान की जो ब्रीड है उसके भी हम जुगैद पीर फॉर्म पे भी यही कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। इसी तरह नुकरी जो है बकरी, उसमें बहुत पोटेंशियल है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि उसके भी जो, फिर हम ये भी प्लान करें कि हम अपने फॉर्म्स के सपोज जो हमारा जहांगीराबाद फॉर्म है उसकी जो मेल हैं वो दूसरे फॉर्म पे चले जाएं और रोटेशन के ऊपर चेंज करके कि वो उसी जगह पे उसी फॉर्म में वो बार उस होने से उस तरह उसकी ब्रीड कमज़ोर होना शुरू हो जाए। सर, ये रोटेशन के साथ ब्रीड कैसे बेहतर हो सकती है? मींस के मेल तो वही रहेगा, फीमेल्स भी वही रहेंगी, बस एक एरिया चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा? इसी तरह है कि जैसे आप ह्यूमन साइड पे देखें कि अगर आपकी फैमिली की कज़न मैरिजेस बार इंटर फैमिली आप मैरिजेस करेंगे तो कुछ अरसे के बाद बच्चे डिसेबल्ड पैदा होना शुरू होते हैं। उनके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज आना शुरू होते हैं, फिजिकल इश्यूज आना शुरू होते हैं। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आप ब्लड चेंज करें विद इन फैमिली मैरिजेस ना करें। हम इनको आउट ऑफ फैमिली वो चेंज कर रहे हैं कि वही बोल्स दोबारा उसी फॉर्म पे वो रिपीट ना हो, उनको रोटेशन में चेंज होते रहें। सर,
जैसे ही हम बात करते हैं गवर्नमेंट फार्म्स की, तो गवर्नमेंट फार्म्स की जैसे ही हम सोचते हैं तो एक हमें वीरान सी चीज़ नज़र आती है। उनकी हालत काफ़ी अरसा हो गया था, कोई बेहतर नहीं हो सकी थी। आपके आने से कुछ चेंज तो हुआ है, लेकिन मज़ीद क्या चेंज आने वाला है कि उसका जो असर है बराह रास्त आवाम को पहुँचे? उसके लिए हमने ये प्लान किया कि गवर्नमेंट फॉर्म्स पे जो एग्रीकल्चर लैंड है गवर्नमेंट के, वो बहुत ज़्यादा है। अगर सपोज इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट 400 एकड़ की है तो उनके पास 3000-4000 एकड़ है। जब इतनी स्टेट लैंड अवेलेबल है तो उस पर इलीगल इंक्रोचर्स के इशू है। जो हमारी फार्म मैनेजमेंट है वो उनके साथ उलझी रहती है, केसेस में, चोरियों में अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। और जो उनका बेसिक था कि उन्होंने फार्म डेवलपमेंट और ब्रीड डेवलपमेंट, उस पर उनका वो फोकस नहीं रहा। तो अभी हमने उसकी ACS को नोट फॉर CS भेजा है कि वो हमारे जो एक्स्ट्रा ज़मीन है जी, वो हमारे से वापस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ले ले। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है 31,000 एकड़ टोटल है हमारे 8 फार्म्स की, साउथ पंजाब की। तो उसमें हमने कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट 7,000 एकड़ है। अगर आपके पास सारी रहती तो सबसे बड़ी जिम्मेदार तो आप ही। हाँ, तो लेकिन उसका मैं नुकसान ये था कि जो हमारा मकसद था फॉर्म्स का मॉडल फॉर्म बनाने का, वो सफ़र हो रहा था, वो बैकग्राउंड में चला गया था और हमारा जो स्टाफ है वो इन दूसरी गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में चला गया था। तो अभी वो हमने कमिश्नर्स को ACS ऑफिस से डायरेक्शन चली गई है, वो इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड बना रहे हैं। और जैसे ही वो आ जाएगा तो फिर ACS ऑफिस से समरी CM के लिए मूव होगी। सर, हम किसी ऐसी ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं जो हमारी अपनी हो, या जिसे हम कह सकेंगे नहीं ये ब्रांड हमारा है, इसको हमने तैयार किया है, कोई नई ब्रीड के ऊपर? जी, वो हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे फॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट साइड पे है, क्योंकि कोई भी जो हमारा जो 90% जो फार्मर है वो छोटा फार्मर है, जिसके पास 5-6 जानवर हैं, 5 से 10 जानवर हैं, तो वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए इतना वेट नहीं कर सकता। तो हमारी पॉलिसी है कि जो हमारे फॉर्म्स हैं, नीली रावी भैंस के है, हमारा चक्कटोरा में है, हारूनाबाद में है, हमारे जो इसका सहीवाल नस्ल का जंगीराबाद वाला है, इन फॉर्म्स पे हम प्योर इंडिजिनस जो हमारी ब्रांड है पाकिस्तान का, उनको हम मेंटेन करें और उनको प्योर करें। वो तो पुराने ही हैं जो हमारे रवायती चले आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक नई ब्रीड की। क्या कोई हम ऐसे क्रॉस तैयार करा सकते हैं जो एक नई ब्रीड को तरतीब दे? जी, उस पर मेरी अभी जो हमारे यहाँ CUS यूनिवर्सिटी वाले वाइस चांसलर हैं, वो इस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और उन्होंने इसके ऊपर ब्रीड्स के ऊपर बुक्स भी लिखी हैं। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने जो आपके डॉक्टर्स हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, आप उनके साथ बैठ के और हमारे साथ बैठ के कोई सेमिनार करें, कोई डिस्कशन करें और या अपने आप लोगों को इस पर एक्सपर्टीज शेयर करें कि उस तरफ हम जा सकें। लेकिन अभी हम ये भी हमने प्लान किया हुआ है कि जो हमारे नॉन डिस्क्रिप्टिव एनिमल्स हैं, लो प्रोडक्टिव हैं लोगों के पास, तो उनको हम एग्जॉटिक बाहर की जो अच्छी ब्रीड्स हैं जी, हम उनको वेट ना कराएं। क्योंकि अगर एक गरीब आदमी को वक्त उसको मुनाफा नहीं मिलेगा तो वो उसका दिल बर्दाश्त हो जाएगा, वो माल रख नहीं सकेगा। तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छी ब्रीड्स का हम एग्जॉटिक ब्रीड, लेकिन जो नॉन डिस्क्रिप्टिव हैं, जो मिक्स से हो गए ना हमारे जानवर, जो ना वो सहीवाल हैं, ना चोलिस्तानी हैं, दोगले हो गए, तो उन जानवरों पे हमारा है कि हम बाहर से जो एग्जॉटिक सिमल्स अच्छी ब्रीड्स के मंगवा के उनके ऊपर वो करें एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हुए हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उनके पता है कि ये ब्रीड कौन सी है, इसके जीन्स कितने अच्छे हैं, ये मिल्किंग में किसके फ्रीजिंग के अच्छे हैं, जर्सी के अच्छे हैं। इसी तरह जो ब्रेमन है उसके बीफ में, उसके बाद ग्रोथ में बीफ में ज़्यादा है, तो वो हम उस तरह इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ भी। और हमने दूसरा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, अभी CPEC के लिए भी हमने ये प्रपोजल भेजी है कि अगर आप इसको हमें कर दें। वर्ल्ड बैंक का एक चल रहा है, तो उसमें भी हमने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है कि आप अगर हमें ये इम्पोर्ट कर दें तो हम अपने फार्मर्स को जो है सब्सिडाइज रेट। हम लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब की कैले रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, एक तरफ ज़राअत है, दूसरी तरफ लाइव स्टॉक है, तो हर फार्मर के पास अच्छे खासे जानवर हैं, दूध की एक वाफर मिकदार हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग मिल्क को उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हम जो एक फाइनल आइटम है लाइक चीज़ या और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम गोश्त तरह बाहर नहीं भेज पा रहे। आखिर क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर ज़राअत है, और ज़राअत में से भी जो अब मेजर शेयर है वो लाइव स्टॉक का है। ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस और हमारी सॉइल और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की वजह से अब इसके ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा हो गई है लाइव स्टॉक पर। उसका जो हमारा नेशनल GDP में शेयर है वो भी एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक का 60% प्लस हो गया जी, और एग्रीकल्चर पीछे चला गया। और जो आप ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो वो ये है कि दुनिया जो है वो ISO सर्टिफिकेशन के बगैर आपके कोई डेयरी प्रोडक्ट्स जो है या ये वो नहीं लेते, इंपोर्ट नहीं करते। तो उसके लिए इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि
आप एकदम सारा तो नहीं कर नहीं सकते कर पंजाब सकते। या पाकिस्तान सारा आप FM फ्री नहीं कर सकते। तो वो हमने बहावलपुर डिवीज़न और चोलिस्तान को अभी कंपार्टमेंट के तौर पे उसको टेकअप किया हुआ है, जिसकी अभी हमारी 7 डोजेज़ हो गई हैं। जब ये 10 डोजेज़ कंप्लीट होंगी तो उसके बाद हम उनको ISO की रिक्वेस्ट भेजेंगे। ISO रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद बात करते हैं कि आखिर हमारा गोश्त और जो दूध है वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे आखिर हमारा गोश्त और दूध एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा। ISO सर्टिफिकेशन की बात हो रही थी और ISO सर्टिफिकेशन के अंदर जो सबसे बड़ी बात थी कि रुकावट क्या है सर, तो वो आप बता रहे थे कि मुंह खुर की बीमारी है वो चल रही है और उसके लिए आप अपनी जो डोजेज़ है, जो एक वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, उसके बाद क्या होगा जब ये हमारी 10 डोजेज़ मुकम्मल हो जाएंगी? उसके बाद क्या होगा, क्या फ़ायदा हो सकता है हमें? जी, अभी हम जो इंटरनेशनली सेकंड स्टेज पे हैं, जिसपे हम वैक्सीन कर रहे हैं। इसके बाद डोजेस के बाद हमें जो है क्वारंटीन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। सही। हमें चेक पोस्ट अपनी बनानी पड़ेंगी। सही। कि जो आपने ये कंपार्टमेंट बनाया है, इससे बाहर का जानवर इस कंपार्टमेंट में अंदर आएगा या इससे बाहर जाएगा तो वो वहाँ रजिस्टर्ड होगा। जब वो बाहर का जानवर अंदर आएगा तो वो क्वारंटीन सेंटर में रहेगा, 15 दिन वहाँ रुकेगा। फिर एनिमल की ट्रेसिबिलिटी कि जो भी आपके इस कंपार्टमेंट में है उनकी आपके पास रिकॉर्ड हो, उनका एक नंबर हो, वो जब भी कहीं जानवर बाहर जा रहा है या वापस आ रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि ये जानवर इतने दिनों के लिए बाहर गया है या ये सेल के लिए जा रहा है, कलिंग के लिए जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो हम और कोई भी बाहर से जानवर आएगा तो उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा 15 दिन उस हमारे क्वारंटीन सेंटर में। वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी है। इसके अलावा बेशक कोई अपना पालतू लेके जा रहा है, कहीं भी लेके जा रहा है, वो नहीं हो इस बाउंड्री से बाहर जाएगा तो ठीक, जब वापस आएगा तो उसको 15 दिन उस सेंटर में रहना पड़ेगा और वहाँ पे उसको वैक्सीनेशन करके अगेन भेजा जाएगा, फिर अगेन वहाँ भेजा जाएगा। जब ये हमारी पोस्ट एस्टेब्लिश हो जाएंगी, हमारी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश हो जाएंगी, तो फिर हम उनको ISO की टीम को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि जी हमने ये मेजर्स कर लिए, आप आएँ। फिर उनकी टीम्स आएंगी, वो मुख्तलिफ रैंडम सैम्पलिंग करेंगी, चेक करेंगे, हमारा रिकॉर्ड चेक करेंगे, ट्रेसिबिलिटी एनिमल्स की देखेंगे और वो अगर ISO सर्टिफाइड हो जाते हैं तो फिर चाइना हमारे से बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमारे से इम्पोर्ट करना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट जो है वो हमारे से डेयरी प्रोडक्ट्स और बीफ मटन वो लेना चाहते हैं। तो उसका सर हम फिर प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? आखिर उसको हम लगाएंगे कहाँ पे इतने बड़े लेवल पे हम गोश्त जो है वो रखेंगे, ज़बा कहाँ करेंगे, कैसे मामला? हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे से प्रपोजल मांगी थी कि CPEC के लिए आप प्रपोजल देंगे, जो CPEC में है प्रोजेक्ट्स उसमें। सही। उसमें हमने इस एरिया के लिए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और मीट प्रोसेसिंग प्लांट की प्रपोजल भेजी है कि जी इस एरिया में अगर आप इसको FM फ्री कर रहे हैं फ्यूचर में तो अब मोटरवे भी बन गई है, बाकी फैसिलिटीज़ भी हैं, तो इसमें अगर आप मीट प्रोसेसिंग और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगा दें तो वहीं से सबसे बेस्ट चीज़ें आ जाएंगी और यहाँ के मुकामी लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो सर ये सारा गवर्नमेंट ऑफ चाइना करेगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में? ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट। तो उससे अगर हम बात करते हैं बहावलपुर की, तो बहावलपुर से कितना गोश्त है या दूध है वो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? जी, बहावलपुर डिवीज़न में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस पर तकरीबन आप 20,000 लीटर के करीब डेली जो है हमारे यहाँ है प्रोडक्शन और हमारी कंजम्पशन इसके मुकाबले में बहुत कम है। ओके। तो वो आप फिर ये है कि जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ये चोलिस्तान का एरिया है ये एक तरह का आपका ऑर्गेनिक मीट है और ऑर्गेनिक मिल्क है। आप इसमें जाकर देखें कि वो नेचुरल जो जड़ी बूटियाँ श्रब्स हैं जानवर वो खा रहे हैं, वो कोई और चीज़ मार्केट की वो नहीं है। तो ये दूध की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, सिर्फ ISO सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से और हमारे पास वो मशीनरी और प्लांट्स ना होने की वजह हम ये लोग पीछे रह गए। सर आपने कहा कि ये इनऑर्गेनिक तमाम चीज़ें हैं, हमारे पास जो मिल्क है अच्छी क्वालिटी का आता है, लेकिन मिल्क के बारे में एक बड़ी शिकायत सामने आती है कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं होती। तो आखिर न्यूट्रिशन कम होने की वजह क्या है? क्या हम जानवरों को खुराक अच्छी नहीं खिला रहे, वंडा नहीं दे रहे, या मिलावटी दूध आ रहा है? आखिर मामला क्या है? क्योंकि जो हमारा प्योर दूध है उसमें तो न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत अच्छी है। उसको तो हमने सैम्पलिंग उसकी कराई, लैब टेस्ट कराए। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कहीं जो हमारी मिक्सिंग है, हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारा जो दूध कलेक्शन करने वाला है वो अपने प्रॉफिट के लिए उसमें मिक्सिंग करता है। उसके खिलाफ हमारी फूड अथॉरिटी एक्शन मुख्तलिफ अवकात में करती रहते हैं, हमारा डिपार्टमेंट भी उसको करता है, लेकिन उसको 100% आप
नहीं कर सकते। कि वो कहते हैं कि उससे दूध की पैदावार बढ़ जाती है, दूध मीठा आने लग जाता है, कुछ नहीं, इस ऐसी टाइप। कोई बात नहीं है, सिर्फ उसको हमारी नॉलेज ना होने की वजह से लोग इस तरह करते हैं। तो अब हमने उस दिन से हमने 3 दिन से ये कैंपेन शुरू कर दी है कि हमारी तमाम मौजा लेवल पे बस्तियों में, मसाजिद में ऐलान हम करवा रहे हैं कि कोई भी फार्मर ये ना करे, और जो इसके सप्लायर्स हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम उनके ऊपर पर्चे करवा रहे हैं। सप्लायर, लेकिन जो किसान खुद जाके शुगर फैक्ट्री से उठा के लेके आ जाएगा उसके खिलाफ उनके खिलाफ भी प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि फीड एक्ट में हमारे पास वो है लॉ कि अगर कोई बंदा भी गलत चीज़ किसी जानवर के लिए वो परचेज करेगा या सेल करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। और इसी तरह के जो इसके साथ दूसरे रोटी के टुकड़े हैं, रोटी के टुकड़ों का भी ये इशू है कि वो भी सस्ते मिलते हैं, और उनके जो फार्मर्स हैं उनके जहन में बात बैठ गई है कि इससे दूध बढ़ जाता है। अच्छा, हालांकि दूध बढ़ता नहीं है उससे? बढ़ता नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि वो चीपर हैं। वो मार्केट से, रेस्टोरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वहाँ से, मदरसा से, हॉस्टल से, जो कहीं से भी आ जाते हैं, आ जाते हैं, वो पड़े होते हैं, उसके ऊपर फंगस हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं अपने जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं उनकी इस्लादकार उस हिसाब से नहीं है, जानवरों के अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाते, लोग तो इंसानों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते, वो जानवरों के ऊपर तो कहते हैं ये अल्लाह की मर्जी। तो क्या ऐसा सिस्टम हो सकता है कि हमें पता चल सके कि हमारे जानवरों को क्या हुआ है, उनका इलाज कैसे हो रहा है, वो किस वजह से मरे थे, क्या वबा आई थी? ये हो सकता 2-4 दिन पहले जो है वो USAID वालों ने एक कॉन्फ्रेंस की थी 3 दिन जूम पे, मुल्तान से और लॉर्ड से उनके लोग थे, कंट्री हेड थे उनके। तो उनको हमने अपने प्रपोजल दिया कि आप हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं या हमारी डिस्पेंसरीज हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारे स्टाफ की और फार्मर्स की ट्रेनिंग के अलावा, तो उसमें आप हमें अल्ट्रासाउंड मशीन्स और पोर्टेबल जो है एक्सरेज ओके ये दे दें। तो उससे ये होगा कि अगर हमारे पास तहसील लेवल पे ये फैसिलिटी होगी तो जो भी किसी का जानवर आएगा तो उसको अल्ट्रासाउंड और अगर एक्सरे की ज़रूरत होगी तो एक्सरे करने के बाद डॉक्टर्स के लिए आसानी हो जाएगी उसका इलाज करने के लिए। सही, मतलब ये आने वाले दिनों में होने जा रहा है ये सब कुछ। और ADP के अंदर क्या हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपनी इस्लादकार को बढ़ाएं, कोई यहाँ पे HR नया रखें, कोई और बड़ी स्कीम्स, कोई एक नया सेटअप्स, कोई नया अस्पताल, कोई इस तरह की चीज़ें? रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट मैंने आपसे जिक्र किया, रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट में डिस्पेंसरीज हमारी नहीं हैं, बाकी हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट में यूनियन लेवल पे एक डिस्पेंसरी है, रहीमिया खान में नहीं है। तो वहाँ तो हम नई डिस्पेंसरीज और 2 नए हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जिसमें यकीनन फिर HR भी रिक्रूटमेंट होगी और तमाम उसकी होंगी। जो मुजफ्फरगढ़ और वो है लिया वाला, वो रिहेबिलिटेशन है कि वो हमारी कोई 20-25 साल पुरानी जो है वो डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स हैं, उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स की हम रिहेबिलिटेशन करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी लोधरा की, खानेवाल, मुल्तान, DG खान, राजनपुर, इनकी इन रिसेंट ईयर्स में सब जगह पे रिहेबिलिटेशन हो चुकी है। सर लाइफ स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो बीच में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है पोल्ट्री का फैक्टर। तो पोल्ट्री को तो आप लोगों ने एक अलग से विंग बना दिया है, लेयर्स के हवाले से भी आप उसको एक अलग तरीके से डील कर रहे हैं। तो पोल्ट्री के जो आगे आने वाली किस्म है उसके ऊपर क्या काम हो रहा है हमारा? और ख़ासतौर पर लोगों के अंदर एक बड़ी तशवीश पाई जाती है कि 33 दिन के अंदर एक चूज़ा तैयार होकर हमारे सामने आ जाता है, पता नहीं ये हमारे लिए मुफीद भी है या नहीं है। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए क्या काम हो रहा है? ये जो हमारा बहावलपुर पोल्ट्री है, बहावलपुर पोल्ट्री रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं बाहर की, उनको क्रॉस करा के उनमें से जो अच्छे रिजल्ट्स आएँ, तो उसमें हम बैकयार्ड प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव के तौर पे बैकयार्ड पोल्ट्री हम लोगों को पोल्ट्री यूनिट्स भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो जो गरीब लोग जो जिनको खाना न्यूट्रिशन वैल्यू फूड नहीं अवेलेबल होता, तो एटलीस्ट उनको अंडे और मुर्गी का गोश्त अपने घर पे ही अवेलेबल मिल सके उनको। तो उसकी भी हमने जो है इस नई ADP में तीनों हमारे जो डिवीजन हेडक्वार्टर पे और एक भावल नगर में है हमारे पोल्ट्री फार्म्स, उनकी रिहेबिलिटेशन और उनके लिए भी हमने फंड्स की डिमांड की है। अगर वो फंड्स अवेलेबल हो गया तो अब इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी। सर पोल्ट्री शेड्स की बात कर रहे हैं कि 33 दिन के अंदर चूज़ा तैयार हो जाता है, क्या इसके ऊपर तमाम तरह जो रिजर्वेशन हैं लोगों की वो ठीक है या कोई है उसमें मामला? उसमें कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है और उसको चेक करके और उसके लैब टेस्ट वगैरह के बाद ही उसको मार्केट में अलाउ किया जाता है। वो एक मिसकंसेप्शन है कि शायद ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नुकसानदेह है या इसकी जो फीड दी जा रही है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नुकसानदेह है, लेकिन तक ये नहीं है, वो सेफ है इस्तेमाल कर। जैसे ही गोश्त मार्केट में आता है, हालांकि देखने में आता है कि जो फार्म मालिकान है उसे 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी उन्होंने वैक्सीनेशन की होती है, तो लोग कहते हैं कि जैसे हम वो मेडिसिन गोश्त खाते हैं तो उनकी जो वैक्सीनेशन का असर है वो हमारे अंदर भी आ जाता है।
तो इस तरह की कोई चीज़, कोई फॉलोअप है, कोई चेक एंड बैलेंस है कि आखिर कब पता चल सकेगा हमें कि जी फार्म मालिकान ने कितने दिन पहले वैक्सीनेशन की थी और कब उसको ख़त्म किया है, कितने दिन पहले तक ये जो हमारा जो चिकन है ये फ्री था किसी भी वैक्सीन से? कुछ इस हवाले से कोई काम हो रहा है हमारा? जी, अभी इस वक्त जो हमारी मार्केट में जो सिस्टम चल रहा है उसमें तो ये नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर सोच रहे हैं कि हम इसके ऊपर कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसी चीज़ रेगुलेशन इसमें ऐसा हो कि जो गोश्त मार्केट में सप्लाई हो उससे पहले वो ये तसल्ली कर ली जाए कि वैक्सीन इसको एटलीस्ट 15 दिन पहले से हुई हो और फिर वो मार्केट में आए। वैक्सीन के फ़ौरन बाद मार्केट में इवन कंजम्पशन के लिए वो ना आए। तो इसके ऊपर हम प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से मैनेज किया जाए। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। बहुत सारी बातें आज हमारी यहाँ पर हुई है, पोल्ट्री के हवाले से भी, लाइफ स्टॉक के हवाले से भी, खासतौर पर हमारी जो ब्रीड है, लोकल ब्रीड्स, उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों से के हवाले से बात हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो ADP आएगी इसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और ख़ास तौर पर जो हमारा लाइफ स्टॉक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पूरे भावलपुर के अंदर, पूरे जनूबी पंजाब के अंदर, वो बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त हमारे लिए खुशियाँ लेके आए और ख़ास तौर पर हमारा लाइफ स्टॉक बड़े फूले। इसके साथ ही अपने मेज़बान तैयब सैफ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ।